प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। संविधान की क्लास चल रही है। संविधान की क्लास के तहत हम पढ़ रहे हैं भाग 5 और भाग 5 में जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक। तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 के संदर्भ में 2 वीडियो इसके पहले आपको मिल चुकी है। आज तीसरी वीडियो आपको मिल रही है जो होगी निर्धारित अनुच्छेद 59, 60, 61 और 62 पर। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं। 59 पढ़ने से पहले 58 में हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। तो ध्यान रखिएगा, योग्यता और अहर्ता। यहाँ 59 में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। योग्यता अहर्ता एक ही है। अब यहाँ 59 में उसकी शर्तें। योग्यता अगर आपको पीछे ले जाए तो हमने क्या पढ़ा था कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और जो तीसरी योग्यता थी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये थी योग्यता। अब आज हम इसको उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अनुच्छेद 59 पर। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। यानी कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है या बन चुका है उसके लिए कौन कौन सी शर्त यहाँ निर्धारित है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बनने के बाद 59 लागू होगा, 58 बनने के पहले। ठीक है, तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहा है उसके लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि इन शर्तों का भी पालन उसको करना होगा, या कुछ ऐसी शर्तें बताई गई हैं जो उसको मिलेंगी। तो 59 अनुच्छेद 59 4 भागों में बटा हुआ है, और अनुच्छेद 59 का जो पहला भाग है यानी 59 फर्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई ऐसा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसके पद ग्रहण की तारीख से संबंधित सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। तो 59(1) कुछ समझने के लिए तो लिखने में हुआ, अब समझेंगे कैसे? 59(1) है क्या? 59(1) सीधा सीधा कह देता कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है और वो संसद के किसी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा या राज्य के विधानमंडल यानी राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा है। ठीक है, तो अगर संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल यानी विधान परिषद या विधानसभा का अगर वो सदस्य है और उसने त्यागपत्र नहीं दिया है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले और वो शपथ ले लेता है तो उस सदन में उसका स्थान स्वतः ही रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, एक शब्द में कहें कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अगर कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, 59(2) क्या कहता है? राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जैसे ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेता है तो उसके बाद केवल और केवल एक ही पद वो धारण करेगा, वो होगा भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा कोई भी और लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा। 59(3) क्या कहता है? राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने आवास के प्रयोग तथा संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न भत्तों का हकदार होगा। यहाँ मैंने जोड़ दिया है, जो ये संसद निर्धारित करेगी जो भत्ते, वो दूसरी अनुसूची में उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए जब तक वो अपने पद पर है एक आवास का प्रयोग करेगा, जिसको हम जानते हैं राष्ट्रपति भवन के नाम से, स्थित है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो वो जगह है रायलसीमा हिल्स। ठीक है, रायलसीमा हिल्स पे ही राष्ट्रपति आवास बनाया गया है। पहले वो राजपथ था और इस समय है कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन का जो मार्ग है उसका नामकरण किया गया। पहले उसको हम राजपथ के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम उसको जानते हैं कर्तव्य पथ के नाम से। तो यहाँ ये बता दिया गया 59(3) में कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा बिना किराया दिए मकान का प्रयोग करेगा, साथ ही साथ संसद जैसा निर्धारित करेगी वैसे उसके भत्ते होंगे। भत्ते का मतलब यहाँ समझ लेना है, सिर्फ मकान से तो काम नहीं चलेगा। उनकी जो सुविधाएं दी जाएंगी, उनके जो खान पान, उनके जो मेहमान आएंगे, सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। ठीक है, और वो निर्धारित कौन करेगा? संसद निर्धारित करेगी। ठीक, यहाँ तो मैंने 60 में लिखा है, बाकी पूरी सूचना दूसरी अनुसूची में है कि राष्ट्रपति को कैसे कैसे भत्ते दिए जाएंगे, जैसे उनकी फ़ोन की सुविधा, उनके आने जाने की व्यवस्था। ठीक है, और जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा तब तक उसके लिए एक अलग गाड़ी की व्यवस्था। ठीक, उनके सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके परिवार की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं संसद द्वारा निर्धारित इन्हीं भत्तों में शामिल होंगी। 59(4) क्या कहता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए जोड़ा गया कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, भारत का सबसे उच्च पद पर विराजमान व्यक्ति, और संसद
का अंग है, संसद का सबसे बड़ा अंग कहा जाए तो राष्ट्रपति ही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 59(3) में क्या हमने देखा कि संसद ही उनके भत्तों का निर्धारण कर रही है। अब ऐसा ना हो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने और संसद क्या करे, उनके वेतन में कटौती कर दे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उनके मान सम्मान में कमी आएगी। तो यहाँ एक व्यवस्था कर दी गई 59(4) में कि राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति, जैसे आज मैं राष्ट्रपति बन गया और आज अगर मेरा वेतन 5 लाख रुपए है तो जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ उसमें कमी नहीं की जाएगी बढ़ोतरी के अलावा। मुझे अगर टेलीफोन भत्ता 20,000 रुपये मिलता है तो 20,000 से कम नहीं किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। तो यही व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब नीचे संविधान में तो नहीं है लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने नोट करके एक पॉइंट आपको दिया है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक, जो भारत की संचित निधि है वहाँ से राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। यानी भारत सरकार जो भी खर्चा करती है उसको जब भी सदन का सत्र बुलाया जाता है, संसद का सत्र, तो उस सत्र में अपने खर्चों को उसको रखना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि हमने इतना इतना रुपया यहाँ यहाँ खर्चा किया है और सदन में उस पर होता है मतदान। मतदान होने के बाद ही ये माना जाता है कि सरकार ने सही जगह पैसा लगाया है। ठीक है, यह है व्यवस्था, बहुमत से वो पारित होना चाहिए। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित जो भी वेतन और भत्ते जो भी भारत की संचित निधि पर भारित थे, यानी भारत की संचित निधि से दिए गए, उस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाएगा। ठीक है, यानी एक बार कहा जाएगा कि हमने राष्ट्रपति महोदय को इतना दिया, सभी वो उतना मान लेंगे। ठीक, अब अनुच्छेद 60 देखते हैं। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ को अंग्रेजी में ऑथ कहते हैं, इसलिए बता दे रहा हूं कि अभी पेपर देखने में आया कि उन्होंने शपथ की जगह पे ऑथ शब्द हिंदी में लिख के पूछ लिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इस शब्द पे भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि इसमें से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना प्रतिज्ञान करते हैं या राष्ट्रपति को प्रतिज्ञान कराया जाता है। ठीक है, यानी शपथ की ही बात की जा रही है। इस अनुच्छेद 60 को ध्यान से, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है, पहले तो इस लाइन को समझ लेते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ तो उसे लेनी होगी शपथ। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति अपने पद पे, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी भी कारण से अगर उसका पद रिक्त हो जाता है तो जो व्यक्ति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उसको भी लेनी होगी शपथ राष्ट्रपति के पद की। वो यहाँ पे क्लियर किया गया इस अनुच्छेद में। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठ रहा है या आगे चल के अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का यानी उसके कार्यों का निर्वहन यानी निभा रहा है, कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले कौन इसको शपथ दिलाएगा? यहाँ पे से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश। ठीक, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं उपलब्ध है तो उच्चतम न्यायालय का जो उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, यहाँ ध्यान रख लेना है कि 33 न्यायाधीश 33 प्लस 1 यानी कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम का मतलब जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो एक लाइन में कहें तो जैसे आम कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो हमने क्या देखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 60 में ही वर्णित है। बाकी सबके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है वो दिया गया अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की जो शपथ है उसका प्रारूप जो दिया गया, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप खाली इतना सुन लीजिएगा। मैं अमुक, ठीक है, उसके बाद जो व्यक्ति शपथ लेगा उसको अपना नाम बोलना होगा, फिर आगे वो बोलेगा ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन या अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा
और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये है प्रारूप, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा इसी प्रारूप पे उसको शपथ लेनी है। ये प्रारूप कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 60 में ही। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 61 पर। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 61 है क्या। तो अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था कि अनुच्छेद 56(2), तो अनुच्छेद 56(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तो उस संदर्भ में अनुच्छेद 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। शायद आपको याद हो 56(1) के ख में शायद ऐसा, हाँ हमने बताया था आपको। अनुच्छेद 56 फर्स्ट के ख में हमने क्या देखा था? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। तो हटाने की जो बात कही गई वो 56 फर्स्ट के ख में कही गई। ठीक है, लेकिन 61 क्या कहता है? 61 कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को महाभियोग चला करके किस तरीके से हटाया जाएगा, उस तरीके का वर्णन करता है अनुच्छेद 61। ध्यान से समझिएगा, ये भी अनुच्छेद 4 भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट कहता है 61 फर्स्ट कहता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। यही बात ध्यान में रखनी है, यही एग्जाम में बार बार पूछता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना हो तो ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? संसद के किसी भी सदन, यानी चाहे तो पहले लोकसभा में ले आ जाए या चाहे पहले राज्यसभा में ले आ जाए। विधानसभा विधान परिषद में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, संघ का है ना राष्ट्रपति, तो यही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है। ठीक है, और किस आधार पर? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान के बाहर जाके कोई काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाना। अब 61(2) क्या कहता है? ठीक है, ऐसा कोई आरोप, यानी यहाँ महाभियोग की बात हो रही है, तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, यानी हम एक सामान्य भाषा में कहें कि महाभियोग का प्रस्ताव कैसे लाया जा रहा है। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आएगा और सबसे पहले संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा में रख दिया जाए चाहे राज्यसभा में रख दिया जाए। अब उसके बाद क्या होगा कि ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, कब तक? उसकी चर्चा करता है 61(2), लगाया जाएगा जब तक कि, अब यहाँ ध्यान रखना है, महाभियोग का, इसी को हम कह सकते हैं महाभियोग का प्रस्ताव, कि महाभियोग का प्रस्ताव कैसे लाया जा रहा है। अब 61(2) 2 भागों में बटा हुआ है, क और ख। क क्या कहता है? कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। ठीक है, पहले 61(2) का क देख लेते हैं। ये तो हो गया संवैधानिक भाषा। अब सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि नीचे देखिए, महाभियोग अगर लाना है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। ठीक है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। ये पहली प्रक्रिया, और जिस सदन में सबसे पहले लाया जा रहा है ये प्रस्ताव, ठीक है, तो 61(2) क के अनुसार उस सदन में ये प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया जाएगा तो सबसे पहले व्यवस्था ये होगी कि उस सदन के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 यानी 100 सदस्य हैं तो 25 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें और उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट करें, यानी कि उस संकल्प पे अपने हस्ताक्षर करेंगे और ये तय करेंगे कि हाँ हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 चीज ध्यान में रखिएगा, महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, और जिस पहले सदन में, जैसे मान लेते पहले राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो अगर राज्यसभा में पहले लाया गया तो राज्यसभा की जितनी सदस्य संख्या है यानी 245 में से क्या होगा कि 245 के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर सहमत हों, सहमत होने के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर करें। ठीक है, और जब इतना हो जाएगा तो अमूमन उसके बाद राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा।
या हो सकता है उसके पहले सूचित कर दिया जाए। तो ये दोनों व्यवस्थाएं यहाँ पे देखनी होंगी। हमें क्या ध्यान रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा। जो पहला सदन है उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा और उस सदन के 1/4 सदस्य अगर उस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। अब 61(2) का ख क्या कहता है? इतना होने के बाद जब 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर दिए और उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना प्रस्ताव पास कर दिया कि नहीं, अब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, तो उसकी आगे की प्रक्रिया का वर्णन करता है 61(2) का ख। ठीक है। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया गया हो। ऐसा संकल्प पारित होने के बाद दूसरे सदन को भेज दिया जाएगा। दूसरी व्यवस्था यह है कि जब 1/4 उसको प्रस्तावित कर देंगे तो फिर उसी सदन में उस प्रस्ताव को रखा जाएगा और बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग ला रहे हैं और कारण बताया जाएगा कि किस कारण से। कारण बताने के बाद अगर वो सदन, मैंने राज्यसभा का नाम लिया शुरुआत में, अब अगर राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी जितनी सदस्य संख्या उसके 2/3, 2/3 बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, ठीक है, तो पारित होने के बाद वो प्रस्ताव क्या होगा, दूसरे सदन को भेज दिया जाएगा। यानी पहले राज्यसभा में आया, फिर भेज दिया जाएगा लोकसभा को। ठीक है। अब लोकसभा क्या करेगी उसको देख लेना है। अब 61(3) में उसका वर्णन किया गया है कि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा। जांच को यहाँ पे अन्वेषण भी कह सकते हैं, या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक है। अभी ध्यान रखना है कि जब ये आरोप लग गया राष्ट्रपति पर, पहले सदन ने उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, अब वो जाएगा दूसरे सदन को। अब दूसरा सदन क्या करेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसकी खुद जांच करेगा या किसी एजेंसी द्वारा जांच कराएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना है। जांच कराएगा और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो ये तो संवैधानिक भाषा है। अब ऐसे समझ लीजिए कि जब ये जांच राष्ट्रपति के विरुद्ध चलेगी तो राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उपलब्ध हो सकता है और चाहे तो अपना कोई प्रतिनिधि भी वहां भेज सकता है उस दूसरे सदन में। ठीक है, जिसके समक्ष जो आरोप राष्ट्रपति पर लगे गए हैं जब उसकी जांच यानी अन्वेषण होगा तब। ठीक, अब आगे ध्यान रखना है 61(4) क्या कहता है? यदि दूसरा सदन आरोपों को अन्वेषण में सही पाता है और वह सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। जांच हो गई, दूसरा सदन अब ये पा रहा है कि जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए संविधान के अतिक्रमण का वो सही था, तो उस संदर्भ में फिर से उसी दूसरे सदन में वो प्रस्ताव रखा जाएगा और उस दूसरे सदन की जितनी सदस्य संख्या है उसके अगर 2/3 यानी 2/3 सदस्य अगर उसे बहुमत से पारित कर देते हैं तो इस कंडीशन में जैसे ही वो सदन में पारित होगा तो उस पारित होने की तारीख से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था रही पूरे महाभियोग की। नीचे ध्यान रखना है कि जैसा मैंने नीचे लिखा है, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। दूसरा मैंने इसमें लिखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का एकमात्र कारण संविधान का अतिक्रमण है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इतना उतारिए, फिर देखते हैं 62। हाँ, तो अगले अनुच्छेद पे ध्यान देते हैं। अगला अनुच्छेद है अपना अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 कहता क्या है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, तो यहाँ पे दो अंतर हमको समझ लेना है। दो शब्द हमारे सामने बार बार आया करेंगे, और एक है रिक्त, ठीक है, और दूसरा संविधान में आएगा अनुपस्थित। इन दोनों का अंतर इसलिए समझना है कि यहीं से कई क्वेश्चन आपके जो है गलत होने से बचेंगे। रिक्त का मतलब कोई व्यक्ति उस पद पर था लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ कि उसका वो पद या वो स्थान खाली हो गया। ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पे होगी अभी इस अनुच्छेद में। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रिक्त शब्द जहाँ आएगा यानी कि अब उस पद पर कोई नहीं है, और अनुपस्थित का मतलब कि उस पद पर कोई व्यक्ति है लेकिन वर्तमान समय में वो अनुपस्थित है
यानी आज वो उपस्थित नहीं है। ऐसे समझिए जैसे जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा स्कूल में नाम लिखा जाता था, अटेंडेंस होती थी, तो जिस दिन हम नहीं जाते थे तो क्या स्कूल से नाम कट जाता था हमारा? नहीं ना, वहाँ क्या लिख जाता था? अनुपस्थित। यानी हम हैं उस क्लास में लेकिन आज हम नहीं आए हैं। तो यही दोनों में अंतर है, रिक्त और अनुपस्थित में। इस अंतर को पकड़ के चलना होगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन काफ़ी गलत होंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए अनुच्छेद 62 कहता क्या है। सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए ये तो निर्वाचन, ये पहली व्यवस्था, निर्वाचन कराने का समय, और अगर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ये दो चीज़ों के बारे में अनुच्छेद चर्चा करता है। तो ये दो भागों में बटा हुआ है। अनुच्छेद 62 फर्स्ट पे अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 56 में अगर हम जाएं तो अनुच्छेद 56 में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, 56 फर्स्ट यही कहता है। तो वहाँ ये भी ध्यान में रख लेना है कि जो भी नया राष्ट्रपति, जैसे मान लेते हैं कि 5 साल पूरा नहीं हुआ, उसी बीच में अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है या उनका पद रिक्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ ध्यान थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिक्स हो रहा था, इसको क्लियर करते हैं। पहले 62(1) राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। पहले तो ये सीधा है कि जो राष्ट्रपति वर्तमान में है 5 साल उनका पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति की जो कुर्सी है उसको हम कभी भी खाली नहीं रखेंगे। ठीक है, पीछे के अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा था कि जब तक नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक, अब इसी अनुच्छेद 62 में जो दूसरा हिस्सा यानी अनुच्छेद 62(2) वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्त हुए स्थान को, ये आकस्मिक रिक्ति हो गई। ठीक है, 5 साल पूरा नहीं हुआ लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो अपना त्याग पत्र दे देता है, या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, या और किसी कारण से उसका पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसको कैसे भरा जाएगा, इसकी चर्चा करता है अनुच्छेद 62(2). भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में, इस पॉइंट पे ध्यान पे रखना है, 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना गया और वो अपने पद पर है लेकिन अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, इस दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है या किसी अन्य कारण से वो अपना पद छोड़ देता है यानी अपना पद रिक्त कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में होगा ये कि जो व्यवस्था बनाई गई है वो ये कि यथाशीघ्र नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा और हर हाल में क्या? हर हाल में 6 माह के भीतर ही ये चुनाव हो जाएगा या ये चुनाव करा लेना है। ये व्यवस्था की दी गई है अनुच्छेद 62(2) के तहत। अब यह ध्यान रखिए 62(2) में नीचे है कि उपरोक्त के आधार पर, यानी ऊपर जो व्यवस्था है कि यथाशीघ्र और 6 माह के भीतर, उपरोक्त के आधार पर निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। यानी जो नया राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद जो चुना जा रहा है वो आगे के 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो पुराना राष्ट्रपति था उसके शेष कार्यकाल के लिए। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है और 5 साल उसको रहना है। अभी जैसे चुनाव होने वाला है 24 में, तो 24 में मान लेते हैं कोई व्यक्ति सांसद चुना गया किसी जगह से, लेकिन 6 महीने बाद अगर या 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जब उपचुनाव होंगे उस सीट पे तो जो व्यक्ति चुना जाएगा फिर आगे 5 साल के लिए, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। ठीक है, लेकिन तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ उपचुनाव होगा और उपचुनाव के दौरान जो व्यक्ति उस सीट से, जिस सीट से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस सीट से चुन कर आएगा तो वो उसके शेष कार्यकाल के लिए, यानी कि अगर 2 साल बचा है तो खाली 2 साल के लिए वहाँ का सांसद रहेगा। फिर 5 साल बाद लोकसभा भंग होगी और फिर से जब नए चुनाव कराए जाएंगे तो उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति वाले में 62(2) में क्लियर कर दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति के पद में ऐसी आकस्मिक रिक्ति आती है तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति राष्ट्रपति नया चुना जाएगा, जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन शपथ लेने से फिर से वो 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 62। अब नोट में देख लीजिए, ये आगे
जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये इसी संविधान के कई अनुच्छेदों में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ एक लाइन में पढ़ लेते हैं। अभी राष्ट्रपति में भी, उपराष्ट्रपति में भी हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ एक साथ मैंने कर दिया, उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के पद में आई आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति का मतलब ये ऊपर वाला, राष्ट्रपति की मृत्यु हो, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्त हुए स्थान को, ठीक है, तो वो है आकस्मिक रिक्ति। ऐसे अगर आकस्मिक रिक्ति आ गई, और संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रख सकते, तो उसके लिए बना हुआ उपराष्ट्रपति, ठीक है। रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति, और यदि वह नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति मान लेते हैं कहीं बाहर गए हुए हैं, उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो पहले तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और यदि वह नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। क्या समझ में आया कि अगर राष्ट्रपति के पद में ऐसी कोई रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस संदर्भ में जो उपराष्ट्रपति है तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है या उपराष्ट्रपति उस समय देश में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद नहीं है और ऐसी स्थिति बनती है, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के तौर पर या कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन को जोड़ना है अनुच्छेद 61 से। अनुच्छेद 61 में हमने क्या पढ़ा था, याद ही होगा, महाभियोग। और 60 में क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति के पद की शपथ। तो 61 से नहीं, इसको जोड़ेंगे 60 से। 60 में क्या है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर पद ग्रहण करता है तो उसको शपथ लेनी होगी किसके समक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। तो यहाँ एक अंतर मैं समझा देना चाहता हूँ, अंतर ये है, ये रिक्त और अनुपस्थित वाला। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कंडीशन कौन कौन सी होंगी, वो आकस्मिक रिक्त वाली, राष्ट्रपति की मृत्यु, उनका पद त्याग, उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाना या किसी अन्य कारण से, यानी उनका पद रिक्त है, तो उस दौरान जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वही शपथ लेगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित का मतलब कि 2 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे चले गए, 3 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे गए, तो उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति के पद की उस समय शपथ नहीं लेंगे। यही अंतर ध्यान में रखना है। किताबों में ये चीज़ें थोड़ी अस्पष्ट हैं, लेकिन एकदम क्लियर है कि रिक्त होने की कंडीशन में ही अगर कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तभी वो शपथ लेगा, और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उस संदर्भ में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन करेंगे, ठीक है, तो वो उनके पद के हिसाब से। तो ये रहा अपना अनुच्छेद 62 तक। हाँ, एक चीज़ और याद दिला दूँ, ये जो हमने देखा ना कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति नहीं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्या कभी ऐसी कंडीशन बनी? तो एक बार ऐसी कंडीशन बनी थी 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ और उसमें उपराष्ट्रपति के पद पर भी कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो जब हम लास्ट में राष्ट्रपतियों की एक सूची देंगे आपको और वहाँ पे हर राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उसमें इसकी चर्चा फिर से दोबारा करेंगे। तो ये रहा अपना अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक। और अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक मैं यहाँ भी याद दिला दूँ कि 3 वीडियो हमने बनाई है, और ये तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ 52 से लेके 62 तक के अनुच्छेदों से आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।